तो 6 हो गए थे। हाँ, तो अपन आज करेंगे 7th वाला, ठीक है? जो अपन ने किए थे समझ में आ गए? यस मैम। 7th वाला है, सेवितव्यो महावृक्षः फल छाया समन्वितः यदि देवात् फलम नास्ति छाया के निवार्यते। सेवितव्य मतलब सेवन करना चाहिए, उनका उपयोग करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। महावृक्ष है, उन बड़े पेड़ों का, महापेड़ों का। फल छाया समन्वित है, जो फल और छाया देने वाले होते हैं, जो फल और छाया से समन्वित होते हैं। यदि देवात फलम नास्ति, यदि देवात, देवात मतलब भाग्य से, फलम नास्ति अगर उनमें फल नहीं है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं ना केवल छाया देते हैं, फल नहीं देते हैं, और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि घने होते हैं, फल भी देते हैं और छाया भी देते हैं। यदि भाग्य से फलम नास्ति, फल नहीं है, तो छाया के निवारते, तो उसकी छाया को कौन रोक सकता है? निवारते मतलब रोक सकना, तो उसकी छाया को कौन रोक सकता है? तो अब इसका देखो, ऐसे लिखेंगे इसका अर्थ, फल और छाया से समन्वित महान वृक्षों का, बड़े वृक्षों का हमें सेवन करना चाहिए। यदि भाग्य से अगर फल नहीं है, तो उसकी छाया को कौन रोक सकता है? आया समझ में? एक बार करके देखो बेटा इसका अर्थ। आवाज आ रही है ना क्लियर? पलक आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम। आ गया सबको अर्थ समझ में? यस मैम। दोबारा बोल देती हूँ इसको एक बार। फल और छाया से समन्वित बड़े वृक्षों का हमें सेवन करना चाहिए। यदि भाग्य से फल नहीं है, तो उसकी छाया को कौन रोक सकता है? अर्थात फल नहीं देता कोई पेड़, तो छाया तो देता है वह, हमें उसकी छाया को तो ग्रहण करना चाहिए, ठीक है ना? नेक्स्ट हम करेंगे 9th वाला। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्ताश्च अस्त समय। इसकी संधि विच्छेद होगी, रक्त प्लस रक्तः प्लस च प्लस अस्त, अस्तमय तथा। इसकी संधि भी होगी महताम एक रूपता की, महताम प्लस एक रूपता। कह रहे संपत्तौ, संपत्तौ मतलब संपत्ति में, जिसके पास ऐश्वर्य है, धन दौलत है, उस। च विपत्तौ, और विपत्ति में, विपत्ति मतलब संकट आने पर। महताम एक रूपता, जो महान लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वह एक रूप रहते हैं, मतलब एक समान रहते हैं। चाहे ऐश्वर्य, उनके पास धन दौलत हो, चाहे उन पर कितना भी संकट आ जाए, वह एक समान रहते हैं। कौन? महान पुरुष। तो जो महान पुरुष होते हैं, वह संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहते हैं। जिस प्रकार उदय सविता रक्तो, उदय मतलब उदित होता है, सविता मतलब सूर्य, रक्तो लाल, रक्त मतलब लाल। जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय लाल होता है, रक्ताश्च अस्त समय तथा, और वह अस्त होते समय भी लाल होता है, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। सूर्य जब उदय होता है तब भी लाल होता है, और जब अस्त होता है उस समय भी लाल होता है, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता। उसी प्रकार जो महान पुरुष होते हैं, वह भी चाहे संपत्ति में, चाहे उनके पास ऐश्वर्य है, धन दौलत है, या विपत्ति है, या कितना भी संकट आ जाए, उनके व्यवहार में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। तो दोबारा समझा रही हूँ, जो महान पुरुष होते हैं, संपत्ति में मतलब ऐश्वर्य में और संकट आने पर वह एक समान रहते हैं, अर्थात उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जिस प्रकार सूर्य उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। इसका करके देखो बेटा एक बार, एक एक वर्ड का मीनिंग निकालो। इनके पीछे बेटा आप लोगों के सारे अन्वय दे रखे हैं, अन्वय पढ़ोगे तो आपको जल्दी अर्थ समझ में आएगा, ठीक है ना? आ गया इसका अर्थ समझ में सबको? यस मैम।
नेक्स्ट है विचित्रे खलु संसारे ना अस्ति कंचित निरर्थकम। इसकी संधि विच्छेद होगा किंचित प्लस निरर्थकम। अश्व चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। कह रहा विचित्रे, इस विचित्र, खलु संसारे नास्ति, इस संसार में, कश्चित निरर्थकम, कुछ भी निरर्थक नहीं है, कुछ भी अनुपयोगी नहीं है। अश्वेत धावने वीर है, जिस प्रकार घोड़ा दौड़ने में वीर है, दौड़ने में तेज है। भारस्य वहने खरा, खरा का अर्थ है गधा। गधा जो है किसमें है, भार वहने, भार ढोने में। घड़ा जो गधा है भार ढोने में क्या है, वीर है। और घोड़ा, जो घोड़ा है दौड़ने में वीर है। तो कुछ भी, जैसे अपन कहते हैं ना कि गधा है, गधा किस काम का है, परंतु गधा क्या है, भार ढोने में काम आता है। घोड़ा दौड़ने में तेज है। इसी प्रकार कह रहा है कि इस संसार में कोई भी चीज़ निरर्थक नहीं है, अनुपयोगी नहीं है, हर चीज़ की कोई ना कुछ उपयोगिता है। तो इसका है कि इस संसार में कोई भी चीज़ निरर्थक नहीं है, अर्थात अनुपयोगी नहीं है। जिस प्रकार घोड़ा दौड़ने में तेज है और गधा भार ढोने में सक्षम है। करके देखो बेटा इस श्लोक का अर्थ। आ गया बेटा सबको समझ में? यस मैम। एक आप ही की आवाज आती, बाकी किसी बच्चों की आवाज नहीं आती। और उनसे अर्थ पूछो तो यस मैम। चलो अर्थ करके बताओ इसका। किसने बोला था लास्ट में? पलक करो इसका, 7th वाले का अर्थ करो एक बार। चलिए एक बार मैं 8th वाला समझा रही हूँ। अमंत्रम अक्षरम, इसकी संधि होगा अमंत्रम प्लस अक्षरम। नास्ति, नास्ति का संधि होगा न प्लस अस्ति। नास्ति मूल मनोषधम, इसका होगा मूलनम प्लस औषधम। अयोग्य पुरुष नास्ति योजकः प्लस तत्र, योजक का संधि विच्छेद होगा योजकः प्लस तत्र दुर्लभ। कह रहा अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर अमंत्र नहीं है। अमंत्र मतलब विवेकहीन नहीं है। कोई भी अक्षर है उसका क्या है कि वो उपयोगी होता है हमारे लिए। तो कोई भी अक्षर विवेकहीन नहीं है। नास्ति मूल औषधम, कोई भी मूल जो जड़ है, पेड़ों जो कोई भी वृक्ष की जो जड़ है वह भी क्या है, औषधि से हीन नहीं है। मतलब जो भी जड़ होती है कोई भी पेड़ है औषधि हीन नहीं है। मतलब किसी न किसी पेड़ की कोई ना कोई हमें औषधि देता है, ना कोई उपयोगिता होती है। अयोग्य पुरुष नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, मतलब अज्ञानी नहीं है। कोई भी पुरुष अज्ञानी नहीं है। योजकः तत्र दुर्लभ है ना, बस उनको जोड़ने वाला, योजक करने वाला, उनको जोड़ने वाला यहाँ दुर्लभ है। तो इसका लिखेंगे कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है या विवेकहीन नहीं है। कोई भी जड़ या अर्थात कोई भी वृक्ष औषधि के गुणों से विहीन नहीं है। कोई भी मनुष्य अज्ञानी नहीं है, बस इनको समन्वय करने वाला या इनको जोड़ने वाला दुर्लभ है। इसको करके देखिए बेटा। मैम लास्ट लाइन का फिर से एक्सप्लेन कर देना। मतलब अयोग्य पुरुष नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, मतलब अज्ञानी नहीं है। योजकस तत्र दुर्लभ, उनको जोड़ने वाला दुर्लभ है, अर्थात उनको समन्वय करने वाला, उनको मिलाने वाला दुर्लभ है। दोबारा समझा रही हूँ पूरे श्लोक का। कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है। कोई भी जड़ या अर्थात कोई भी पेड़ की जो
जड़ होती है या कोई भी पेड़ है औषधियों के गुणों से विहीन नहीं है। मतलब कोई भी जो वृक्ष होता है हमें कुछ ना कुछ औषधि जरूर देता है। और कोई भी मनुष्य अज्ञानी नहीं है, इनको समन्वय करने वाला, इनको जोड़ने वाला मुश्किल से मिलता है। आ गया सबको समझ में? यस मैम। अब ये चारों श्लोक करके देखो, अगर कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो एक बार। बेटा ये चैप्टर आपका बहुत मोस्ट है, इसमें से जरूर आएंगे। और इस पे चैप्टर में से आप 2 श्लोक भी लर्न कर लेना, ठीक है ना, जो आपको इजी लगे। फर्स्ट वाला भी इजी है, सेकंड वाला भी इजी है, 9th वाला इजी है, 10th वाला इजी है। तो कोई भी 3 श्लोक लर्न करोगे तो 2 कोई हो सकता है उसमें से एग्जाम में आ जाए। बेटा देख लो सारे समझ में आ गए सारे श्लोकों के अर्थ? बस एक बचा 4th वाला, वो अपन कल करेंगे इसका, ठीक है ना। ये आ गए चारों समझ में एक बार सबको? यस मैम। बेटा इसके पीछे जो सारे अन्वय दे रखे हैं एक बार अन्वय जरूर करना। अन्वय वाला भी क्वेश्चन आता है आपका कि इन श्लोकों का अन्वय लिखिए। तो ये जो श्लोक्स होते हैं इन्हीं वर्ड्स को आप बस आगे पीछे करके जैसे हम अर्थ बोलते हैं उस हिसाब से उन वर्ड्स को लेना पड़ता है इसमें अन्वय में, ठीक है ना। जैसे अपन ने जो किया था 7th वाला आज किया है, 7th वाले श्लोक का अन्वय देखो पीछे से, 8th वाले का देखो। ये कौन आ रहा है इतनी लेट? अर्पित लेट कैसे आ रहे हो क्लास में? हैं बेटा अब तो मैंने सारे 4 श्लोक करा दिए, 7th 8th 9th 10th, है ना। कोई दिक्कत बेटा इन श्लोकों में? सबको आ गया अच्छी तरह समझ में? नहीं आए तो कल पूछ लेना, ठीक है। ओके बेटा। हो गई? थोड़ा सा क्या खोल दिया आपने? मैं उसको कर रही थी ना, बिना पूछे मत करा करो ये देखो। अच्छा।